नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेंडल के नियमों की पुनर्खोज और आनुवंशिकी में काम में आने वाले शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। आप लोगों को पता है कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए उनको 1865 में ऑस्ट्रिया में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उसके सामने प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन शोध पत्रों को उस वक्त कोई पहचान नहीं मिली और गुमनामी में ही उनकी मृत्यु हो गई 1884 में। लेकिन इसके मृत्यु के 16 वर्ष बाद या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने के 35 वर्ष बाद 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक ने हॉलैंड में, दूसरे वैज्ञानिक ने जर्मनी में और तीसरे वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रिया में, ये तीनों ने अलग अलग रहकर और इन नियमों को ही पुनः खोजा। तो ये हॉलैंड से तो हुगो डी व्रीज है, जर्मनी से कार्ल कोरेंस हैं और ऑस्ट्रिया से एरिक वॉन सेरेमिक हैं। इसीलिए इनको मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का श्रेय दिया जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकी में काम में आने वाली जो शब्दावली है उसके लिए पहले आनुवंशिकी में सबसे पहले हम एक शब्द आता है जीन क्या है। तो जैसा हम जानते हैं जीन, मेंडल ने तो जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। जीन जो है वो एक लक्षण के लिए उत्तरदायी जो एक कारक होता है उसे प्रदर्शित करता है। जैसे पादप की ऊंचाई है, पादप की ऊंचाई के लिए एक जैसे लंबापन है और बोनापन है, इसे नियंत्रित करने के लिए एक कारक होता है, उसे हम जीन कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ आप लोग देख रहे हो कोई भी जो लक्षण है उसे प्रदर्शित करने के लिए उसे किसी भी पौधा है या मनुष्य है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने का एक कारक होता है, उस कारक को हम जीन कहते हैं। मतलब जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उस कारक को जीन कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जोहानसन द्वारा इसी कारक को जीन नाम दिया गया। अब दूसरे जो शब्द है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, युग्म विकल्पी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी एक लक्षण, जैसा हमने पहले देखा कि जैसे लंबाई के लिए है, इसी प्रकार वो बीज की स्थिति है, इसी प्रकार बीज का आकार है। तो ये जो लक्षण है उसको नियंत्रित करने के लिए दो विपर्यासी स्वरूप हैं, उन्हें हम जीन विकल्पी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग देखेंगे। युग्म विकल्पी को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक लक्षण है, वो लक्षण है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई के दो विपर्यासी लक्षण हैं, एक तो लंबा पौधा है और दूसरा बोना पौधा है। तो यहाँ पर इस पादप की ऊंचाई के दो विकल्प हैं। बोनेपन के लिए तो हम स्मॉल टी काम में लेंगे और लंबेपन के लिए हम कैपिटल टी काम में लेंगे। तो यहाँ पर एक ही लक्षण है, वो है पादप की ऊंचाई, और इसके दो विकल्प हैं। जैसे ये लंबा पौधा दिख रहा है और दूसरा है बोना पौधा, ये दोनों ही ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ पर लक्षण है विपर्यासी दोनों। तो यहाँ पर इन दोनों को विकल्प उपस्थित है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। अब अगला शब्द है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है कोई भी एक लक्षण है, जैसे अभी हमने देखा कि लंबे पौधे थे और बोने पौधे थे, उनमें जो लंबा पौधा है या बोना पौधा है, यदि दोनों के युग्म विकल्पी एक समान है तो हम उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, लंबेपन के लिए जैसे कैपिटल टी, बोनेपन के लिए स्मॉल टी। यहाँ पर दोनों जो युग्म हैं दोनों क्या है, एक जैसे हैं। चाहे इसके दोनों टी देखो, दोनों टी एक जैसे हैं, इसके दोनों स्मॉल टी एक जैसे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो दोनों युग्म हैं समान हैं, इसीलिए हम इन्हें समयुग्मजी कहते हैं। अब अगला जो शब्द है वो काम में लिया जाएगा, जैसे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब है कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन
जिनके दोनों युग्म विकल्पी क्या हों, असमान हों। जैसे यहाँ हम देखिए एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का देखते हैं कि पौधा तो लंबा है लेकिन उसके जो युग्म हैं वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। जैसे आपको पहले बताया गया है कि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक कारक जिम्मेदार है और वह कारक किसके रूप में पाया जाएगा, युग्म के रूप में पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों युग्म हैं वो असमान हैं, इसीलिए इसके विषम युग्मजी कहते हैं। अब हम अगला शब्द देखेंगे, उसमें लिखा जाता है कि लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या होता है कि कोई भी सजीव है वो बाहर कैसा दिखाई देता है, यानी उसकी बाह्य प्रतीति कैसी होती है, बाह्य संरचना कैसी होती है, उसी ही हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबा पौधा है उसके लिए समयुग्मजी है तो कैपिटल टी, और विषम युग्मजी है तब उसे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ हम देख रहे हैं कि उनकी जीनी संरचना तो अलग अलग है लेकिन पौधा कैसा है, लंबा है, दिखेगा कैसा, लंबा। तो यहाँ पर बाहर से दिखता कैसा है कि लंबा पौधा है, लेकिन उसकी आनुवांशिकता में क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर बाहर जो लक्षण हमें दिखाई देता है उसे ही हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। अब अगला शब्द काम में लिया जाता है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप क्या होता है कि जो सजीव है उसकी आनुवांशिक जो संरचना है उसे ही हम क्या कहेंगे, जीन प्ररूप कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि लंबे पौधे को, एक को तो हम कैपिटल टी दे रहे हैं, दूसरे लंबे पौधे को ही हम कैपिटल टी स्मॉल टी कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, है लंबा लेकिन जीनी संरचना क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या कहलाता है, जीन प्ररूप। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे समयुग्मजी लंबा पौधा है कैपिटल टी और अशुद्ध या विषम युग्मजी पौधा है तब उसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, उसकी है तो दोनों ही लंबे लेकिन इनकी जीनी संरचना में अंतर है, तो ये क्या कहलाता है, जीन प्ररूप कहलाता है। फिर अगला शब्द काम में लिया जाता है आनुवांशिकी में, प्रभावी लक्षण क्या है। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं कि जैसे जो लक्षण F1 PD में दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। जब हम आनुवांशिकता के नियमों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 PD में सिर्फ लंबापन ही दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी। क्यों, क्योंकि जो बौनापन है वो छुप गया, जो छुप गया वो प्रभावी नहीं है, जो सिर्फ दिखाई दे रहा है वह क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाता है। इस प्रकार वह लक्षण जो F1 PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकी में अगला शब्द काम में लिया जाता है अप्रभावी लक्षण। तो जैसा आपको पहले बताया कि F1 PD में जो अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है वो प्रभावी होता है, और F1 PD में जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है यानी जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उस लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। फिर अगला शब्द काम में लिया जाता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब मेंडल ने प्रयोग किए तो सिर्फ क्या है, एक ही लक्षण की वंशागति का ध्यान रखे, उसी का अध्ययन करें। जैसे एक लक्षण क्या है, पौधे की ऊंचाई, सिर्फ पौधे की ऊंचाई ही का ही अध्ययन किया जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। दूसरा है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जिसमें दो लक्षणों की वंशागति, जैसे लंबापन ले लिया या बीज का आकार ले लिया, दूसरा क्या है कि लंबापन ले लिया या उसके साथ क्या है दूसरा शब्द जैसे फली की आकृति ले ली। तो यहाँ पर क्या है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगला शब्द काम में लिया जाता है त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण का मतलब वही है कि जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहेंगे। ऐसे ही बहुसंकर संकरण मतलब कई लक्षणों की वंशागति, एक लक्षण नहीं, दो लक्षण नहीं, कई लक्षणों की वंशागति का यदि हम अध्ययन करेंगे तब उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। फिर एक और शब्द काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। इस शब्द का मतलब होता है कि जो हमें F1 PD में जो भी
पौधा प्राप्त होता है उसका संकरण किससे करवाएं? अप्रभावी लक्षण से करवाएं, अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाएं, तब हम उसे क्या कहेंगे? परीक्षण संकरण कहते हैं। कई बार इसको अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है या परीक्षण संकरण क्या है। परीक्षा के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ हम इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि परीक्षण संकरण क्या होता है। तो परीक्षण संकरण को समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं कि जैसे एक लंबा पौधा है और उसे हम कैपिटल टी है, इसी प्रकार बोना पौधा है शुद्ध, वो स्मॉल टी है। इनके जब युग्मक बनते हैं, युग्मक क्या बनेगा? लंबे पौधे के तो दोनों युग्मक समान रहेंगे तो कैपिटल टी बनेंगे सारे, और बोने पौधे के सारे युग्मक क्या बनेंगे? स्मॉल टी, क्योंकि दोनों समान हैं। जब इनका संकरण करवाया जाता है तो संकरण करवाने के बाद जो संतान प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे हम? F1PD। तो यहाँ भी प्राप्त तो लंबा पौधा ही होगा। अब क्या है, परीक्षण संकरण कहते किसे हैं? कि ये जो F1PD है इसमें जो पौधा प्राप्त हो रहा है, जैसे ये पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है? F1PD से। तो F1PD के पौधे का यदि हम संकरण किसके साथ करवाएं? अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाते हैं। ये अप्रभावी लक्षण है, इसके जनक के साथ यदि करवाया जाता है संकरण, तब हम उसे क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। अब अगला जो परीक्षा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है परीक्षण संकरण के साथ साथ संकर पूर्वज या पश्च संकरण, जिसे बैकक्रॉस भी कहा जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें भी वही है कि वह संकरण जिसमें F1PD का, यहाँ आप लोग देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये कौन सी पीढ़ी है? F1PD है। इसका संकरण, ये F1PD कैसे प्राप्त हुई है? लंबे और बोने पौधे से। ये जनक पौधे हैं, इन्हें PPD भी कहा जाता है। इन पेरेंटल जो पीढ़ी है उससे युग्मक बने और युग्मक के संकरण के द्वारा जो पौधा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? F1PD। यह जो F1PD है, इसका F1PD का यदि संकरण चाहे हम लंबे पौधे के साथ करवाएं या हम बोने पौधे के साथ करवाएं, तो दोनों से ही संकरण, चाहे इसके साथ करवाएं चाहे इसके साथ करवाएं, तो यह जो संकरण है वो क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण कहलाता है। अब अगला शब्द हम देखेंगे व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण का मतलब है कि कोई एक ऐसा संकरण जिसमें पहले जैसे ये लंबा पौधा है उसे नर पौधा माना गया और जो बोना पौधा है उसे मादा पौधा माना गया। एक बार इनके मध्य संकरण करवाया, फिर दोबारा जो लंबा पौधा है उसे क्या मान लिया गया? मादा। कैपिटल टी को क्या माना? मादा। और जो बोना पौधा है उसे क्या माना? नर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले तो लंबे पौधे को नर माना गया और बोने पौधे को मादा माना गया। दूसरे संकरण में लंबे पौधे को मादा माना गया और बोने पौधे को नर माना गया। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने नर और मादा जनकों को आपस में बदल दिया है, इसीलिए इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब अगला शब्द काम में लिया जाता है जनक पीढ़ी क्या है। तो जनक पीढ़ी क्या है कि यहाँ आप लोग देखिए, लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य युग्मक बने, युग्मकों के मध्य संकरण, इनके मध्य पौधों के मध्य संकरण करवाया। संकरण करवाने पर जो F1PD प्राप्त होती है, तो जिन पौधों से हम क्या कर रहे हैं? संतान प्राप्त कर रहे हैं, उन पौधों को हम क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी कहेंगे। तो इसी प्रकार देखिए, संतान प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें हम जनक पीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ लंबा पौधा और बोना पौधा जिनसे हम संतान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जनक पीढ़ी या PPD कहते हैं। अब अगला शब्द है F1PD। तो जैसा हमने देखा है कि जनक पीढ़ी से संकरण के बाद जो पहली संतान प्राप्त होती है उसे हम F1PD कहते हैं। तो यहाँ देखो कि जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। इसी प्रकार F2PD है। अब यहाँ F1PD से जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनका संकरण करवाएंगे, तो इनके संकरण के बाद जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे अगली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे? F2PD कहेंगे।
इस प्रकार हमने आनुवांशिकी में काम में आने वाले विभिन्न शब्दों को पढ़ा है। आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।